वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस गाइस। मेरा नाम है मनीष और मैं आज आपको क्लास 11 की हिस्ट्री विश्व इतिहास के कुछ विषय इस बुक का जो छठा चैप्टर है वो इस वीडियो में कराऊंगा। जैसे कि पिछली वीडियोस में हम 5 चैप्टर अपने कर चुके हैं, उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज हम अपना छठा चैप्टर करेंगे और बचा हुआ लास्ट चैप्टर हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। जैसे कि हमारे छठे चैप्टर का जो नाम है वो है मूल निवासियों का विस्थापन। इसका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो, मूल निवासी कौन होते हैं? मान लो एक जगह थी, यहाँ पे बहुत काफी लंबे समय से यहाँ पे काफी लोग रहते आ रहे थे। जैसे कि यहाँ पे लोग रह रहे थे, उनके पूर्वज भी यहीं पर है, उनके आने वाले बच्चे भी यहीं पर है। तो ये काफी लंबे समय से ये लोग यहाँ पे रहते आ रहे थे। तो ये लोग यहाँ के मूल निवासी कहलाएंगे। ठीक है, अब इनका विस्थापन का क्या मतलब हो गया? मान लो कि दिक्कत परेशानी आ गई, कोई चीज आ गई, कोई बीमारी आ गई, कोई महामारी आ गई, या फिर किसी और लोगों ने इनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया और इन्हें यहाँ से मजबूरन अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जाकर बसना पड़ा। तो ये इनका विस्थापन था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाके बसना पड़ा इन्हें। ठीक है, विस्थापन का सिंपली मीनिंग होता है एक जगह से दूसरी जगह पे बस जाना। तो इस चैप्टर के अंदर जो हमें पढ़ना है वो हमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे ना, उनके बारे में हमें पढ़ना है अपने इस चैप्टर के अंदर, कि कैसे दूसरे लोगों ने इनकी जमीनों पे कब्जा कर लिया, इनको इनकी जमीनों से भगा दिया, कैसे ये लोग दूसरी जगहों पे जाकर रहने लगे और किन लोगों ने इनकी जमीनों पर कब्जा करा। यही सब चीजें जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो देखो, 18वीं सदी में क्या होता है, यूरोपीय अप्रवासी दक्षिण अमेरिका, मध्य और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आके बसने लगे। तो देखो, जो यूरोप के लोग थे वो क्या करते हैं, वो दूसरे दूसरे देशों में जाके बसने लग जाते हैं, दूसरी दूसरी कंट्रीज में जाके बसने लग जाते हैं। क्यों बसने लग जाते हैं? क्योंकि जहाँ पर वो पहले रहते आ रहे थे वहां पे रिसोर्सेस कम पड़ जाते हैं, वहां पे चीजें अब इस लायक नहीं रही थी कि वहां पे लोग रह सके। तो इन कारणों से वो लोग अन्य जगहों पर जाते हैं, वहां पर नई नई जगह ढूंढते हैं और वहां पर रहना अपना स्टार्ट कर देते हैं। अभी जब दूसरी जगह से लोग आकर इस जगह पे बसने लग जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे यूरोप के, मान लो ये यूरोप था और ये मान लो उत्तरी अमेरिका है, फिर अमेरिका। ठीक है, तो यूरोप के लोग अभी यहाँ पे आके बसने लग जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ जो यहाँ पे पहले के लोग रह रहे होंगे उन्हें ये लोग हटा ही देंगे उनकी जगहों से, उनकी जमीनों पे कब्जा कर लेंगे। तो जिस कारण से क्या होता है, यहाँ पे जो मूल निवासी रह रहे थे उन्हें उन्हीं की जमीनों से बेदखल कर दिया जाता, मतलब उन्हीं की जमीनों से उन्हें भगा दिया जाता। क्योंकि ये जो यूरोप से लोग आए थे ना, ये काफी चालाक थे, ये काफी तेज थे, इनमें बहुत दिमाग हुआ करता था, जिस कारण से ये लोग दूसरी जगहों में जाकर दूसरे लोगों की जमीनों पे कब्जा कर लिया करते थे। एक ही शब्द है उपनिवेशीकरण। इसका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है। देखो, उपनिवेशीकरण सिंपली ये होता है, मान लो कि बाहर से कुछ लोग आए इस हमारे देश के अंदर और इन्होंने हमारे देश के ऊपर धीरे धीरे कर कर कब्जा कर लिया। जैसे अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था। तो जो भारत था वो अंग्रेजों का उपनिवेश था, जहां से वो रिसोर्सेज, संसाधन अपने देश में ले जाया कर देते। ठीक है, उपनिवेश का मतलब होता है दूसरे देश द्वारा किसी दूसरे देश पे कब्जा कर लेना। तो जो यूरोप के लोग आ रहे थे, अमेरिका में आ रहे थे, उत्तरी अमेरिका में आ रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में आ रहे थे, न्यूजीलैंड में आ रहे थे, तो इन लोगों ने वहां के मूल निवासियों को उन्हीं की जमीनों से बेदखल करना स्टार्ट कर दिया था। और जहाँ पे सारे यूरोपीय लोग रहा करते थे उस जगह को क्या कहा जाता था? कॉलोनी या फिर उपनिवेश। जैसे कि यूरोपीय लोग भारत में आए थे तो भारत पर उन्होंने कब्जा कर लिया, तो भारत इनका उपनिवेश कहलाता था। ठीक है, और जब हमें आजादी मिल गई तो इसे देश का दर्जा प्राप्त हो गया। तो 19वीं से 20वीं शताब्दी में क्या होता है, एशियाई जो लोग थे, मतलब जैसे मैंने आपको महाद्वीपों के बारे में जब पढ़ाया था तो 7 महाद्वीप हुआ करते थे, उसमें से जो एशिया महाद्वीप के लोग हुआ करते थे उन्होंने भी क्या करा, वो भी जाकर इन उपनिवेश वाले देशों में जिन पे यूरोपीय लोगों का कब्जा हुआ करता था, पुर्तगाली लोगों का कब्जा हुआ करता था, उन देशों में जाकर बसने लगे थे। और आज के समय में जो यूरोपीय लोग हैं, एशियाई लोग हैं, ये ज्यादातर देशों में बहुसंख्यक बन गए। बहुसंख्यक का मतलब होता है जिन लोगों की संख्या ज्यादा है, और जो मूल निवासी थे वो अल्पसंख्यक बन के रह गए थे। मतलब यहाँ पे मूल निवासी तो काफी कम मात्रा में थे, और जो दूसरे दूसरे देशों से लोग आके बसने लगे थे इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी था। और जो लोग हुआ करते थे वो भी भूल चुके थे कि मूल निवासी जैसे कोई लोग भी हुआ करते थे जिनकी जमीनों पे आज के समय में हम रह रहे हैं। आज के समय भी कई नदियां जो हैं, कई शहर जो हैं, कई स्थान जो है, वो मूल निवासी की भाषाओं से, उनके नामों से जुड़े हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ जगहों के नाम है, जैसे ओहेया, ओहायो, मिसपी, सिएटल, कनाडा में भी जैसे स्कातचेवान, ऑस्ट्रेलिया में वॉल्गिंग परमता। ये नाम जो है वहाँ के मूल निवासियों की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, मतलब वहाँ उन मूल निवासियों के बारे में बताते हैं। तो 20वीं सदी के मध्य तक क्या होता है ना, इतिहास की जो हिस्ट्री की जो बुक्स होती है उन बुक्स के अंदर क्या होता है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की जो खोज की यूरोप वासियों ने, वो उनकी उपलब्धि के रूप में दिखाया जाता है कि इन्होंने इन जगहों की खोज करी, इन्होंने कितना बड़ा काम करा है। इस तरीके से इन चीजों को दिखाया जाता है। और मूल निवासी के बारे में सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि जो मूल निवासी हुआ करते थे ना,
ये बहुत ही बुरे टाइप के थे। जो यूरोपीय लोग हुआ करते थे उन्हें तो ये लोग अपना शत्रु मानते थे। उनका जो सामाजिक योगदान था, उनका सांस्कृतिक योगदान था, उस चीज के बारे में तो बताया ही नहीं जाता है। पर क्या होता है, 1840 के दशक में अमेरिका के जो मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, उन लोगों ने मूल निवासियों का अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया। उनके बारे में जानना स्टार्ट कर दिया कि वो लोग कैसे रहा करते थे, किस तरीके की उनकी वेशभूषा हुआ करती थी, किस तरीके से बोलचाल किया करते थे। इन सब चीजों का अध्ययन स्टार्ट उन्होंने शुरू कर दिया था। और 1960 के दशक में क्या होता है, मूल निवासियों को इस चीज के लिए प्रमोट किया जाता है कि वो अपने इतिहास के बारे में बताए, वो अपने अपने बारे में बताए, वो लोग कैसे रहा करते, कैसे जिया करते, खान पान क्या उनका, किस तरीके की वेशभूषा है, उनकी परंपराएं क्या है, उन सब चीजों के बारे में बताने के लिए उन्हें प्रमोट किया गया। इससे क्या होता था, इससे उनकी आवाज आम लोगों के सामने, जो मूल निवासी के बारे में नहीं जानते थे, उन लोगों के सामने भी इन लोगों की बातें निकल कर बाहर आई। अब पर आज के समय देखो, मूल निवासियों की कई लिखी गई कथाएं और ऐतिहासिक विवरण जो आज के समय में उपलब्ध है, जिन्हें पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। और बहुत से संग्रहालय हैं, जब म्यूजियम है, लाइब्रेरी है, वहां पे इनसे रिलेटेड मूल निवासियों से संबंधित बहुत सारी चीजें उपस्थित है, रखी गई है, जिन्हें हम जाकर देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में एक संग्रहालय म्यूजियम है, नया अमेरिकी इंडियन राष्ट्रीय संग्रहालय। ये मूल निवासियों की देखरेख में निर्मित किया गया, मतलब जो मूल निवासी उन्हीं की देखरेख में इसको बनाया गया है। और उनसे रिलेटेड, उनकी संस्कृति से रिलेटेड, उनकी परंपराओं से रिलेटेड इसमें चीजें रखी गई हैं, जिनसे उनके बारे में बहुत जानकारी हमें मिलती है। हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, वो है यूरोपीय साम्राज्यवाद। तो कुछ साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप लोगों को पता ही होना चाहिए। जैसे कि मान लो एक राजा है, और उसका जो जितने क्षेत्र वो शासन करता है, राज करता है, वो इतने से क्षेत्र अपना शासन चलाता है, ठीक है। अब उसके सामने एक नया राज्य है, ये वाला राज्य है, या उसके पीछे एक ये वाला राज्य है। तो वो क्या करता है, युद्ध लड़ता है, और युद्ध लड़कर इस वाले राज्य को अपने कब्जे में कर लेता है, ठीक है। तो इसने अपने राज्य को बढ़ाया, इसे कहा जाता है साम्राज्यवाद। मतलब अपने राज्य को, अपनी शक्तियों को बढ़ाना। तब जितने क्षेत्र पे शासन करता था पहले, वो कितना था, इतना था। अब इससे इन्हें युद्ध कर कर, लड़ाई कर कर अपने राज्य को और बढ़ा ले, तो इसका जो अब राज्य क्षेत्र है वो इतना बड़ा हो गया। और फिर इसने इस वाले राज्य पे भी कब्जा कर लिया, तो इसने अपने साम्राज्य का काफी विस्तार कर लिया। इसे कहा जाता है साम्राज्यवाद। मतलब नए नए राज्यों को अपने राज्य की सीमा में मिला लेना। तो ऐसे ही जो यूरोपीय लोग थे ना, इन्होंने बहुत साम्राज्यवाद करा। ये दूसरे दूसरे देशों में गए, वहां पे व्यापार करा, वहां पे व्यापार करते करते उसी देश को अपने कब्जे में कर लिया, जैसे भारत को, चीन को, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे देशों पे अपना शासन कर लिया, अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है। अब हमें स्पेन और पुर्तगाल का जो साम्राज्य था उसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार करा, क्या करा, कब तक इन्होंने विस्तार करा। देखो, 17वीं शताब्दी के बाद क्या होता है, जो स्पेन होता है, पुर्तगाल होता है, उन्होंने अमेरिकी साम्राज्य का कोई नया विस्तार नहीं करा। मतलब देखो, इन्होंने अमेरिका के ऊपर अपना कब्जा कर रखा था, पर 17वीं शताब्दी के बाद क्या होता है, ये अपने साम्राज्य का, अपने राज्य का और विस्तार नहीं करते, वहीं पे रुक जाते हैं। इन्हें लगता है कि देखो, बहुत इतना विस्तार करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना बड़ा राज्य हो जाएगा तो इसे कैसे चलाया जाएगा, तो इस मारे ही अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करते हैं, अपना साम्राज्य का विस्तार रोक देते हैं, ठीक है। उनके उपनिवेश स्थायी तो रहे, लेकिन अन्य यूरोपीय शक्तियां अब विश्व मंच पर उभरने लगी थी। मतलब जो उपनिवेश था, देखो उपनिवेश कैसे था, जो अमेरिका था वो किसका उपनिवेश था, स्पेन का उपनिवेश था, पुर्तगाल का भी उपनिवेश हुआ करता था, ठीक है। अब क्या था, यूरोप के अंदर नई शक्तियां, जो नई शक्तियां वो उभरने लगी थी, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, ऑरेंज। ये नए नए देश थे जो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरे दूसरे देशों में जा रहे थे। आपको इनके नाम पता होना चाहिए। नए साम्राज्यवादी देश जैसे फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड, इन देशों ने क्या करा, जी दूसरे दूसरे देशों में गए, भारत में आए थे, चीन में आए थे, अन्य अन्य देशों में गए, किस बहाने से, कि हमें आपके यहाँ पे व्यापार करना है। पर व्यापार तो करते रहे लोग, पर व्यापार के बहाने धीरे धीरे अब हमारे पूरे देश पे ही कब्जा कर लिया इन्होंने। इन देशों ने अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, इन जगहों पे, इन महाद्वीपों पे, बहुत सारे देशों पे अपना कब्जा कर लिया, उनको अपना उपनिवेश बना लिया, अपना गुलाम बना लिया। देखो, आयरलैंड, आयरलैंड आप एक देश है। आयरलैंड जो था ना, वो इंग्लैंड के अधीन हुआ करता था, अंग्रेजों के ही अधीन हुआ करता था, और उनका एक उपनिवेश भी था, मतलब एक गुलाम था। यहाँ पे ज्यादातर जो भूस्वामी हुआ करते थे वो लोग, वो अंग्रेजी हुआ करते थे, जिससे क्या होता था, वहां की जो सत्ता थी, वहां का जो राजपाट था, वो अंग्रेजों के हाथ में ही सीधे सीधे चला गया था। वहां पे जो शासन था वो कौन चलाता था, अंग्रेज लोग ही चलाया करते थे। तो 18वीं सदी की विशेषता है। तो इस दौर में क्या हो ना, मुनाफा कमाना चाहते थे, सब लोग चाहते थे कि हम पैसा कमाएं, बहुत ज्यादा पैसा कमाएं, दूसरे दूसरे देशों में गए, वहां पे व्यापार करें, वहां से अच्छा खासा पैसा अर्जित करे, पैसा इकट्ठा करे, या फिर दूसरे देशों में जाए, वहां से संसाधन हम खरीदे सस्ते दामों में, और अपने देशों में आके महंगे दामों बेचे। तो इस तरीके से सभी लोग जो थे, वो एक तरीके से पैसा कमाना, मुनाफा कमाना चाहते थे।
जिस कारण से उन्होंने अपने नए नए उपनिवेश बनाए, दूसरे दूसरे देशों पे कब्जा करा, वहां से संसाधन लूटे, वहां से पैसा लूटा, वहां का बहुत ही मतलब एकदम उन देशों को पूरी तरीके से खत्म सा कर दिया उन्होंने। लेकिन जो उपनिवेश हुआ करते थे उसपे किस तरीके से नियंत्रण करना है, किस तरीके से कंट्रोल करना है, उसको किस तरीके से चलाना है, ये हर जगहों पे अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। हर सत्ता का स्वरूप जो था वहां पे अलग अलग तरीके से विकसित हो रहा था। तो दक्षिण एशिया में व्यापारिक कंपनियां धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता बन गई थी। मतलब ये पहले व्यापार करने थी, जैसे भारत को हम एग्जाम्पल के रूप में लेके चलते हैं। क्या होता है, 1608 में अंग्रेज जो है भारत आते हैं व्यापार करने के लिए, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। अब व्यापार करते हैं, काफी व्यापार करते हैं, बहुत व्यापार करते हैं। पर 1757 के टाइम पे क्या होता है, अब इनका मूड बदल जाता है और ये व्यापार को छोड़ के अब ये चाहते हैं कि हम यहाँ की राजनीति में भी हस्तक्षेप करें। मतलब वो लोग भारत में कंट्रोल करना चाहते हैं। तो 1757 में युद्ध होता है, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध में क्या होता है, अंग्रेज लोग जीत जाते हैं और वो बंगाल पे कब्जा कर लेते हैं अपना। उसके बाद 1764 में एक और युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध, जिसके बाद धीरे धीरे करके पूरे भारत के ऊपर कब्जा अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद से ही 1764 के बाद से पूरी तरीके से जो लोग थे, अंग्रेज थे, वो पूरे भारत पे कब्जा अपना पूरा ढंग से स्टार्ट कर देते हैं और पूरे भारत को धीरे धीरे करके कंट्रोल करने लग जाते हैं। और उसके बाद से लेकर लगभग 1947 तक हम गुलाम ही बने रहते हैं। 47 में जाके हमें आजादी मिलती है। इन्होंने स्थानीय शासकों को हराकर अपने इलाकों का विस्तार किया, पारंपरिक कर वसूली प्रणाली को जारी कर दिया। इन्होंने मतलब बहुत तरीके के टैक्स लगाए किसानों के ऊपर, राजाओं के ऊपर भी। ये लोग क्या किया करते थे ना, मतलब राजाओं को दे दिया करते थे कि आप ही शासन चलाए, आप ही सब कुछ चलाए, आप हमें पैसा दिया करिए, टैक्स दिया करिए। और बहुत सी जगहों पे खुद भी शासन किया करते थे, ठीक है। अब प्रशासनिक और आर्थिक विकास, देखो व्यापार को आसान बनाने के लिए क्या करते थे, वहां पे बहुत सारी चीजें लगवाया करते थे। जैसे कि इंडिया के अंदर ही इन्होंने रेलवे की लाइन बिछवाई थी, सड़कें अच्छी बनवाई थी। इस तरीके से क्या होता था, ताकि इनको अपना अपना फायदा करने के लोग ये सब करवाया करते थे। इन्होंने रेलवे लाइन बिछवाई, खदानें खुदवाई, बड़े बड़े बागान लगवाए। इन गतिविधियों से उपनिवेश का शोषण आसान हो, मतलब इनके इनके जरिए वो रेलवे अच्छी रेलवे लाइन बिछा ली तो अब माल की आवाजाही आसानी से हो करेगी। कोई ज्यादा से ज्यादा माल जो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया करते थे, सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए इन सब चीजों का इन्होंने निर्माण करवाया था। अफ्रीका, देखो दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर अधिकांश अफ्रीका में यूरोपीय लोग समुद्र तटों तक ही सीमित है। मतलब ये ज्यादा जो लोग रहा करते थे समुद्र तट के आसपास ही रहा करते थे। 19वीं सदी के अंत में उन्होंने आंतरिक इलाकों में प्रवेश किया और फिर उपनिवेश का आपसी बंटवारा होने कर लिया था। एक शब्द है सेटलर। देखो सेटलर्स जो शब्द है ना, बेसिकली उन लोगों के लिए यूज होता है। मान लो इंडिया के अंदर बहुत लंबे समय से कोई अंग्रेज जो थे, जब उन्होंने इंडिया को गुलाम बना रखा था, उस टाइम पीरियड से कोई अंग्रेज वहां पे रहते आ रहे थे। और वो जब उन्हें आजादी भी मिल गई, उसके बावजूद वो भारत से नहीं गए, भारत के अंदर ही बस गए परमानेंट, हमेशा के लिए। तो इन जैसे लोगों के लिए ये जो शब्द है वो यूज किया जाता है, सेटलर शब्द। एक तरीके से वो यूरोपीय लोग जो स्थायी रूप से उपनिवेश देशों के अंदर बस गए थे, ठीक है। परमानेंट को आजादी भी मिल गई है, स्वतंत्रता मिल गई है, पर उसके बावजूद ये लोग नहीं गए, बस हमेशा के लिए यहीं पे रह गए। दक्षिण अफ्रीका में डच, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ब्रिटिश और अमेरिका में अन्य यूरोपीय लोग इस श्रेणी में आते हैं, जो यहाँ पर बस गए थे, अपने उपनिवेश देशों के अंदर ही बस गए थे। देखो राजभाषा, इन सेक्युलर उपनिवेशों में मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा ही राजभाषा हुआ करती थी, पर कनाडा के अंदर यहाँ पे फ्रांसीसी को भी राजभाषा माना जाता था अंग्रेजी के साथ साथ, ठीक है। आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट और टॉपिक है उत्तरी अमेरिका। देखो मैंने यहाँ पे महाद्वीपों का चित्र लगा रखा है, 7 महाद्वीप है हमारे, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और हमारा एशिया, एंटार्क्टिका। तो हमें उत्तर अमेरिका के बारे में पढ़ना है, मतलब हमें इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखो स्थिति और विस्तार, देखो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त से लेकर दक्षिण में कर्क रेखा तक फैला हुआ है। इसका जो विस्तार है वो पश्चिम में प्रशांत महासागर से लेकर पूर्व में अंटार्कटिका महासागर तक है, ठीक है। इसकी जो भू आकृति है उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे पश्चिम में हमें पथरीले पहाड़ देखने को मिलते हैं, अरिजोन और नेवाड़ा मरुभूमि देखने को मिलती है, सिया नेवाडा पर्वत देखने को मिलते हैं पश्चिम की ओर में। पूरब में ग्रेट मैदानी इलाके देखने को मिलते हैं, यहाँ पे ग्रेट झीलें देखने को मिलती है, मिस्पी और ओहिया नदी देखने को मिलती है, और अपालाचिया पर्वतों की घाटियां भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है, इसके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। इसकी दक्षिण सीमा के बारे में जान लेते हैं। देखो उत्तरी अमेरिका के जो दक्षिण भाग में मैक्सिको स्थित है। मैक्सिको, आपने मैक्सिको देश के बारे में सुना होगा नाम, इसका फेमस देश है काफी। तो इसके उत्तरी अमेरिका के जो दक्षिण भाग है वहां पे हमें मैक्सिको देखने को मिलता है, जो सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है। ये जो क्षेत्र है, जो इलाका है ना, ये बेसिकली उष्णकटिबंधीय जलवायु और विविध पारिस्थितिक चीजों से युक्त है, ठीक है। कनाडा का लगभग 40% भाग घने जंगलों से भरा हुआ है। जब कनाडा हमारा देश है उसका कम से कम 40% जो भाग है वो कम से कम जंगलों से, घने जंगलों से भरा हुआ है। यहाँ पर हमें गेहूं, मकई
और विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन में देखने को मिलता है। इस महाद्वीप के कई हिस्सों में हमें तेल, गैस और अन्य खनिजों की प्रचुर मात्रा में हमें देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में तेल पाया जाता है, गैस पाई जाती है बहुत सारी, और जो और भी खनिज जो संसाधन है, जो धातु है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इन संसाधनों के कारण ही अमेरिका और कनाडा में भारी उद्योग और ऊर्जा आधारित इकाइयों का डेवलपमेंट हो पाया, विकास हो पाया। देखो बीते 2 वर्षों में यूरोप, अफ्रीका और चीन से आए अप्रवासियों ने इस क्षेत्र में खेती, खनन और उद्योगों को डेवलप किया है। हालांकि जो यूरोपवासियों के आगमन से पहले या हजार वर्षों से स्थानीय समुदाय निवास कर रहे थे, मतलब यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे वो लोग यहाँ पे निवास कर रहे थे, जब तक यहाँ पे अप्रवासी मतलब जो बाहर से दूसरे देशों से लोग नहीं आए थे। तो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो हमारा मूल निवासी। इनके आगमन के बारे में देख लेते हैं। देखो उत्तर अमेरिका के सबसे पहले जो मूल निवासी थे वो लगभग 30,000 पहले एशिया से आए थे, ऐसा माना जाता है। और वे बेरिंग स्ट्रेस के भूमि सेतु से होते हुए अमेरिका में आए होंगे, ठीक है। और 10,000 साल पहले हिमयुग के दौरान की ओर फैल गए। और सबसे पुरानी मानवकृति, देखो अमेरिका में सबसे पुरानी मानवकृति वस्तु मतलब एक तीर मिला है, एक तीर की नोक मिली है, जो सबसे पुरानी मानव द्वारा कुछ बनाई गई चीज है, ठीक है, जो लगभग कम से कम 11,000 साल पुरानी मानी जाती है, ठीक है। आप ये चीज याद सकते हैं कि सबसे पुरानी निर्मित मानव कृति क्या है, तीर की एक नोक, ठीक है, एक तीर की नोक। ये जो चीज है ये उनके शुरुआती जीवन और यात्रा करने की क्षमताओं को दर्शाती है। इनकी जलवायु के बारे में देख लेते हैं। तो लगभग 5,000 साल पहले जब जलवायु में स्थिरता आई है, मतलब एक पीक जलवायु हो गई, यहाँ पे गर्म ठंडा ये सब जो जलवायु है, इसमें जब एक स्थिरता आई तो जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। होता जो जनसंख्या थी वो बढ़ने लगी थी। लोग नदी के पास, घाटियों के पास रहा करते थे, वहीं पर अपनी बस्ती बसाया करते थे, वहीं पर सारे लोग इकट्ठा होकर रहा करते थे। इनकी जो आजीविका थी, वो खाना पीना क्या क्या करते थे, काम कैसे किया करते थे, इन सब चीजों के बारे में देखते थे। देखो वो लोग मछली, मांस ये सब चीजें खाया करते थे, साथ ही साथ सब्जी, मकई, इन सब चीजों की खेती भी क्या करते थे। अब एक जानवर होता बाइसर, इन जानवरों का वो लोग शिकार किया करते थे, लंबी लंबी यात्रा किया करते थे। और ये नहीं कि बहुत सारा शिकार के लिए, जितनी इनको जरूरत है, जितनी इनको नीड है, उतना ही शिकार ये लोग किया करते थे। देखो नेटिव एक शब्द होता है, इसका आपको मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, देखो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ था, उसे हम नेटिव कहा करते हैं। नेटिव मतलब मूल बाशिंदा। मान लो जहाँ पर मैं रहता आ रहा हूँ वहीं पे मेरा जन्म भी हुआ हो, तो मैं वहां का नेटिव या फिर मूल बाशिंदा कहलाऊंगा। देखो आरंभिक वर्षों तक यह जो पद है या फिर जो शब्द है, ये यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बासिंदों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। घोड़े और शिकार, देखो 17वीं सदी में जब स्पेनी उपनिवेशवादियों से घोड़े मिले, मतलब उन्होंने घोड़े को पहले बार जगह घोड़े जैसे कोई जानवर हुआ करता है, तो उन लोगों ने जब घोड़ों को देखा तो काफी आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा भी कोई जानवर होता है क्या। तो अब इसके थ्रू उनका शिकार करना और भी आसान हो गया, क्योंकि देखो घोड़े कितने फुर्तीले होते हैं, कितने तेज भगते हैं, तो उससे उनका और भी आसानी मिली शिकार करने में। इससे वे अधिक गतिशील हो गए, अधिक कुशल हो गए और अच्छे शिकारी जो है वो बन पाए। देखो कृषि और शासन व्यवस्था, देखो उन्होंने बड़े ज्यादा खेती करने की कोशिश नहीं करी, उनको जितनी जरूरत थी, जितनी नीड थी, बस उतनी खेती करते, खा पी के मौज लेते थे। इसलिए वो मध्य और दक्षिण अमेरिका की तरह कोई राजशाही या फिर साम्राज्य विकसित नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनमें इतनी बुद्धि थी ही नहीं। जमीन और समाज, देखो जमीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत की भावना नहीं थी। वे जमीन से मिलने वाले भोजन और आश्रय से संतुष्ट रहते थे और अधिकांश समय जो अपना कबीलों और शांतिपूर्ण जीवन जिया करते, मतलब अच्छे लोग थे, काफी शरीफ लोग हुआ करते थे वो लोग। जितना मिल रहा उसमें ही उतना खुश हो जाना। मिल्कियत मतलब कोई मालिकाना हक नहीं जताते थे कि हमारी जमीन है, जिसको जितनी खेती जिस पे करनी है वो कर सकता था, इस तरीके की बात थी, ठीक है। तो वो काबिलियाई संबंध और उपहार पर था, मतलब इनके कबीलों का आपस में संबंध किस तरीके का था और वो किस तरीके से संबंध को आगे बढ़ाया करते थे, उपहार दिया करते थे। इस चीज के बारे में देखो, उनका तो समाज था ना, तो औपचारिक संबंधों, दोस्तियों और उपहारों के आदान प्रदान पे आधारित था। वस्तुएं खरीदी नहीं जाती थी, बल्कि उपहार में प्राप्त की जाती थी। मतलब वो लोग आप वैसे कुछ खरीदते और इतने नहीं थे, आपने कोई उपहार में इसको दे दिया, इसने कोई उपहार में कोई चीज आप इसको दे दीजिए, इस चीजों से इनका उपहारों का आदान प्रदान चला करता था। जैसे एक मैंने यहाँ पे इमेज भी लगा रखी है, रंगीन सीपियों को आपस में सिलकर बनाई जाने वाली एक बेल्ट है, ठीक है। और कोई समझौता हुआ है, कोई डील हुई है, उस डील के बाद ये जो बेल्ट है एक व्यक्ति द्वारा किसी और व्यक्ति को दी गई थी, ठीक है। ये कबीलियाई आदान प्रदान कहलाता है। भाषा और परंपरा, देखो उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, हालांकि वे लिखी नहीं जाती, मतलब बोली तो जाती थी पर वहां पे भाषाओं को लिखा, मतलब चीजें लिखी नहीं जाती थी वहां पे। हुनर और ज्ञान, देखो वे कुशल कारीगर थे, सुंदर कपड़े बनाया करते थे, प्रकृति भूदृश्यों को पढ़ने की अद्भुत क्षमता रखते थे। प्रकृति भूदृश्यों को पढ़ने वाले यहाँ पे मतलब बादल को देख के बता देना कि बारिश होगी नहीं होगी, या मतलब बहुत सारी चीजों को, नेचर को समझने की जो उनके पास एक पावर थी, एक शक्ति थी। वे जलवायु और धरती को उसी तरह समझते थे
जैसे पढ़े लिखे जो लोग हैं वो किताब पढ़ने के बाद मतलब जो पढ़ने लिखने के बाद जो जैसे मौसम विभाग होता है वहाँ पे वो लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मौसम के बारे में बताया करते हैं। वो जो लोग हुआ करते थे ना बिना इन सब चीज़ों के ही अपने एक कनेक्शन के थ्रू अपनी जलवायु से अपने नेचर से उसके थ्रू ही नेचर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता पाते थे। आज के समय भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ये सब चीज़ें कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूरोपियनों से मुकाबला। तो कुछ 17वीं सदी में यूरोपीय व्यापारी जो यूरोप के लोग हुआ करते जो व्यापारी हुआ करते थे वो बहुत लंबी समुद्री यात्रा करने के बाद उत्तर अमेरिका के तट पे पहुंचते मतलब उत्तर अमेरिका पहुंचते हैं। और वहां के जो मूल निवासी थे जब उन्होंने देखा यूरोप से लोग आए हैं तो उन्होंने उनका स्वागत किया, सम्मान किया और उनके साथ एक दोस्ताना व्यवहार रखने की कोशिश की। ठीक है, वो जो व्यापारी थे वो मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे, मतलब अपना कुल मिला के वो लोग ना व्यापार करने आए थे जिसमें उन्हें शिकारी कुशल देसी लोगों की मदद मिली। मिस्पी जो नदी थी इस नदी के किनारे जो फ्रांसीसी लोग थे उन्होंने देखा कि जो देसी लोग हैं मतलब जो मूल निवासी बेसिकली वो लोग नियमित रूप से एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और इसके साथ साथ वो लोग हस्तशिल्प और स्थानीय खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान मतलब एक दूसरे को नई नई चीजें वो देते हैं। जो यूरोपीय लोग हैं वो देसी लोगों को कंबल लोहे के बर्तन बंदूकें शराब देते थे और बदले में वहां से स्थानीय उत्पाद प्राप्त करते थे, मतलब जो वहाँ की रिसोर्सेज है वहाँ के जो और संसाधन है उन चीजों को उनसे लिया करते थे और उनको बदले में क्या दे देते थे, कंबल दे दिया लोहे के बर्तन दे दिए बंदूकें दे दी शराब दे दी, मतलब ये कुल मिला के चीजों का आदान प्रदान एक दूसरे से किया करते थे। ये यूरोपीय लोग जो मूल निवासी थे ना ये तो अमेरिका की ये लोग पहले शराब से परिचित नहीं थे, मतलब इन्हें पता नहीं था कि शराब जैसी कोई चीज होती है। पर जैसे ही इन्हें पता लगा ये यूरोपीय लोगों ने इन्हें शराब की आदत लगा दी मूल निवासियों को तो ये लोग शराब के आदी हो गए, मतलब इन्हें लत सी लग गई शराब की। अब भाई अब किसी को आदत लग जाए शराब की फिर तो उसे शराब चाहिए चाहे अब तुम उससे फिर कुछ भी करो। तो ये जो यूरोपीय व्यापारी थे अब ये क्या करते थे जो चीजें चाहिए वो मूल निवासियों से ले लिया करते थे और बदले में उन्हें शराब दे दिया करते थे, मतलब वो अपनी शर्तें जो है यूरोपीय लोग अपनी पूरी तरीके से शर्त वो मूल निवासियों के ऊपर थोपने लग गए थे और वो लोग शर्त भी मान लिया करते थे क्योंकि उन्हें शराब चाहिए क्योंकि वो उसके आदी हो चुके हैं, इन्हें उन्हें उसकी लत लग चुकी है तो इसलिए वो लोग उनकी शर्तों को भी मान लिया करते थे। यूरोपीय लोगों ने मूल निवासियों से तंबाकू पीने की आदत अपनाई थी, देखो उन्होंने इन्हें शराब की आदत दे दी तो इन लोगों ने भी उन्हें तंबाकू की आदत दी थी, वो लोग भी अब तंबाकू पीने लग गए थे। तो ये जो संस्कृति का आदान प्रदान होने लगा मतलब एक चीज इन्होंने अपनी दे दी और एक चीज उन्होंने हमें अपनी दे दी, इस तरीके से संस्कृति का आदान प्रदान होने लग गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पारस्परिक धारणाएं। देखो 18वीं सदी के अंदर पश्चिम यूरोप के अंदर एक सभ्य व्यक्ति की एक सब अच्छे मनुष्य की पहचान किस आधार पर की जाती थी, साक्षरता संघ की धर्म और शहरी जीवन के आधार पर, इन चीजों के आधार पर माना जाता था कि वो जो व्यक्ति है जो मनुष्य है वो सभ्य है, अच्छा है या फिर नहीं। और इस बेस पे जो अमेरिका के मूल निवासी थे वो उन्हें असभ्य लगते थे। असभ्य मतलब उन्हें रहना नहीं आता, कैसे लोग रहा करते कैसे कपड़े पहना करते हैं किस तरीके से जीवन जिया जाता है वो चीज इन्हें नहीं आती थी, ऐसा मानना था यूरोप के लोगों का। देखो फ्रांसीसी दार्शनिक है रूसो, उनका मानना था जो मूल निवासी है वो सभ्यता की जो कमियां हैं उन चीजों से बचे हुए हैं और वो लोग काफी प्रशंसा के योग्य हैं, उनकी काफी प्रशंसा की जानी चाहिए, काफी उनकी बड़ाई की जानी चाहिए। क्यों, देखो क्योंकि जो मूल निवासी हुआ करते थे काफी सीधे साधे हुआ करते थे, ज्यादा इसे मतलब नहीं है अपने काम से काम। पर ये जो बाहर से लोग आके बसने लग गए, यूरोप से लोग आके बसने लगे, ये काफी तेज चालाक हुआ करते थे। एक तरीके से ये लोग मूल निवासियों को परेशान क्या करते थे और अपने आप को ये लोग सभ्य भी मानते थे कि हम अच्छे लोग हैं। इसलिए इन दार्शनिक रूसों ने कहा है कि जो मूल निवासी हैं वो सभ्यता की जो कमियां हैं उन चीजों से बचे हुए हैं और इनकी काफी प्रशंसा की जानी चाहिए। एक दूसरा नजरिया अंग्रेजी के कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ पंक्तियों में हमें मिलता है। जो वर्ड्सवर्थ है और रूसों में से कोई भी किसी अमेरिकी मूल निवासी से मिला नहीं थे, मतलब ये जो दोनों व्यक्ति हैं कभी भी किसी मूल निवासी से आज तक मिले नहीं है। लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उनके वर्णन करते हुए कहा है कि वे जंगलों में रहते हैं जहां कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने उन्हें ऊंचा उड़ने या परिष्कृत करने के अवसर बहुत कम है, जिसका मतलब है कि प्रकृति के निकट रहने वाले की कल्पना शक्ति या भावना अत्यंत सीमित होती है। मतलब बेसिकली जो हमारे कवि है ना यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो मूल निवासी है उनकी सोचने समझने की जो शक्ति है ना वो काफी लिमिटेड है, काफी सीमित है, वो बहुत ही कम ही सोच समझ सकते हैं, उनकी जो कल्पना शक्ति है वो काफी सीमित होती है। तो जो मूल निवासी होते थे ना वो यूरोपीय लोगों के साथ जो की गई वस्तु विनिमय थी, मतलब जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता था क्योंकि जिस टाइम में पैसे नहीं हुआ करता तो उस टाइम पे वस्तुओं का विनिमय हुआ करता, मतलब वस्तु के बदले वस्तु ले रहा था। तो जो मूल निवासी हुआ करते थे वो लोग ये सोचते थे कि जो हमें यूरोपीय लोग हमें सामान दे रहे हैं ये एक दोस्ती के रूप में एक उपहार के रूप में हमें दे रहे हैं, क्योंकि भाई वो तो सीधे साधे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि कितने चालाक है।
तो वो यूरोपीय बाजार और कीमतों की बदलती व्यवस्था को नहीं समझ पाते थे, जिससे वे अक्सर भ्रमित और दुखी रहते थे कि क्या हो रहा है, इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता था। मैं तो यूरोप में धार्मिक उत्पीड़न झेले कई समूह जैसे प्रोटेस्ट और कैथोलिक 17वीं सदी में अमेरिका में पसंद आ गए। देखो प्रोटेस्ट धर्म सुधार के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये जो लोग थे, वो लोग और कैथोलिक चर्च में रहने वाले लोग, ये लोग क्या करते थे, धार्मिक उत्पीड़न से परेशान होने के बाद अमेरिका के अंदर आ गए और अमेरिका के अंदर ही बसने लगे। उन्होंने खाली पड़ी जमीनों पर खेती करना स्टार्ट कर दी, जंगलों की कटाई शुरू कर दी, जिससे वो लोग वहां पे पूरी तरीके से बसने लगे थे। देखो जो मूल निवासी हुआ करते थे ना, वो जंगलों में जो रास्ते हुआ करते थे जंगलों के, उनको पहचानते थे, प्रकृति की विविधताओं को पहचानते थे। जबकि ये जो यूरोपीय लोग थे, यूरोपीय लोगों की कल्पना में वहां खेत होते थे। यूरोपीय लोग जमीनों की मिल्कियत को महत्व देते थे, मतलब जो जमीन का मालिकाना हक है उसको काफी इंपॉर्टेंट मानते थे। जबकि जो मूल निवासी उसे साझा संपत्ति मानते थे, मतलब ये किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, ये हम सबकी संपत्ति है जिसपे हम सबका बराबर का अधिकार है। देखो अमेरिका ने फ्रांस में लुइसियाना और रूस से अलास्का जैसे विशाल क्षेत्र हैं जो खरीद लिए थे और युद्धों के माध्यम से मैक्सिको से जमीनें जीती थी। इन क्षेत्रों में रहने वाले जो मूल निवासियों की राय या सहमति नहीं ली गई थी इस बारे में कि आप अमेरिका के साथ जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते, ऐसी कोई भी राय इन लोगों से नहीं ली गई थी, क्योंकि यूरोप के वो लोग जो वहां पे संपत्ति के वारिस नहीं बन सके, संपत्ति के मालिक नहीं बन सके, वो लोग क्या करते थे, वो अमेरिका आकर, अमेरिका की तो जमीन तो वहां पे बहुत खाली थी, मूल निवासी इतने होशियार थे नहीं, उन्हें इतना पता कुछ था नहीं। तो वो लोग क्या करते थे, वो अमेरिका आकर अमेरिका की जमीनों के मालिक बनना चाहते थे। वे खेती कर फसल उगाया करते थे, जंगली जानवरों को समाप्त कर अपने खेतों को सुरक्षा भी किया करते थे। गर्म जलवायु में मूल निवासियों की मृत्यु दर अधिक होने लगी थी। इससे क्या हुआ, इसलिए बगानों के लिए अफ्रीका से दास लाए गए। दास व्यापार बंद होने के बाद भी अफ्रीकी मूल लोगों को और उनके बच्चों को ही दास बनाया रखा गया था। मतलब दास प्रथा ये होती है कि मतलब आप अगर एक बार दास बन गए तो आपके बच्चे, उनके बच्चे, और उनके बच्चे सभी दास बनते चले जाएंगे। तो इस तरीके की प्रथाएं जो है पहले इसके टाइम पीरियड में चला करती थी। उत्तर के राज्य जहाँ बागानों की अर्थव्यवस्था नहीं थी, दास प्रथा के विरोधी थे और अमानवीय मानते थे। मतलब जो दास प्रथा ये बहुत गलत है, इसका विरोध करना जाना चाहिए, क्योंकि किसी मनुष्य को दास बनने का अधिकार नहीं है। मतलब सभी को समान अधिकार, हम सब लोग समान है, तो फिर किसी को दास क्यों बनाना। 1861 से 65 के गृह युद्ध में दासता विरोधी की गई, दासता विरोधियों की जीत हुई और दास प्रथा जो ऐसे समाप्त कर दिया। लेकिन अफ्रीकी मूल के लोगों को बराबरी के अधिकार 20वीं सदी में जाकर मिले थे। 1763 में ब्रिटिशों ने फ्रांस में कनाडा को जीत लिया, जहां फ्रांसीसी आबादगार स्वायत्तता की मतलब आजादी की जो है को मांग करने लगे थे। इस समस्या का समाधान के लिए 1867 में कनाडा को स्वायत्त राज्यों के महासंघ के रूप में संगठित कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अपनी जमीनों से मूल बाशिंदों की बेदखली, मतलब उन्हीं की जमीनों से उन्हें मूल निवासी को जो भगाया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक कहते हैं, देखो जमीनों के सौदे और धोखे। देखो जैसे जैसे अमेरिका में बस्तियों का विस्तार हुआ, जो मूल निवासी थे उन्हें उन्हीं की जमीनों से सौदा कर कर उन्हें वहां से हटाया जाने लगा। मतलब मान लो कि किसी मूल निवासी की जमीन थी, अब बाहर से कोई यूरोप के लोग आए, कोई दूसरे देश के लोग आए, उन्होंने इनसे इन जमीनों का सौदा करा कि हम आपको इतने पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे, और उनसे जमीन खरीद ली। पर उन्हें उतने पैसे नहीं दिए, थोड़े बहुत पैसे देकर उनसे उसकी जमीन से भगा दिया। उन्हें दी गई कीमतें बहुत ही कम थी और कई बार उन्हें धोखे से ज्यादा जमीन ले ली, मतलब बहुत ज्यादा जमीन ले ली, पर पैसे बहुत कम दिए गए या फिर पैसे दिए ही नहीं। इस तरीके के धोखे जो है उनके साथ किए जाने लगे थे। देखो उदाहरण मिलते हैं कि अमेरिकियों ने धोखे से उनसे ज्यादा जमीन ले ली या पैसा देने के मामले में वायदे खिलाफी कर दी। देखो अमेरिकी बेसिकली वो लोग जो बाहर से अमेरिका के अंदर आके बस गए थे, ठीक है, जो बाहर से आकर लोग जो है वो अमेरिका में बस गए थे, उन्हें अमेरिकी कहा गया। ठीक है, उन्होंने कैसे मूल निवासियों को धोखे से उनकी जमीनों से उन्हें बेदखल कर दिया, या फिर उन्हें वादा करा कि हम आपको इतने पैसे देंगे और वादा उन्होंने पूरा ही नहीं किया। इस तरीके से उन्होंने मूल निवासियों के साथ चीजें की थी। देखो जॉर्जिया प्रकरण और चिरोकी कबीला। देखो जॉर्जिया राज्य के अधिकारियों ने तर्क दिया चिरोकी जो राज्य है वो कानून के अधीन तो है, लेकिन उन्हें उनके नागरिकों को ये अधिकार नहीं मिल सकते। मतलब चिरोकी समुदाय ने अंग्रेजी सीखी और अमेरिका की जीवन शैली अपनाने की कोशिश करी, फिर भी इन्होंने हाशिए पर रह गया। मतलब जो चिरोकी समुदाय था, ये मूल निवासी को कबीला हुआ करता था बेसिकली, इन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी जो यूरोप के लोगों की थी, और उनके रहने देने का जो रहन सहन का तरीका है उसे भी सीखा, और उसके बावजूद उन लोगों को यूरोप के लोगों के समान अधिकार नहीं दिए गए। मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल का फैसला 1832 को 1832 से मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने निर्णय दिया कि चिरोकी एक विशिष्ट समुदाय है और उनके अधिकार क्षेत्र में जॉर्जिया का कानून लागू नहीं हो सकता। यह फैसला उनके सीमित संप्रभुता के अधिकार को मान्यता देता है। ठीक है, अब ये राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन की नीति। देखो राष्ट्रपति जैक्सन ने इस न्यायिक फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने सेना भेजकर चिरोकी लोगों को उनकी जमीनों से जबरन हटाया और अमेरिकी मरुभूमि की ओर
खदेड़ दिया, मतलब उनके साथ बहुत ही ज्यादती की, उन्हें उन्हीं की जमीन से भगाया गया, जो काफी गलत बात थी। जिससे टेल ऑफ टीयर्स के दौरान एक चौथाई लोग कम से कम मारे जा चुके थे। ठीक है, मूल निवासियों के विरुद्ध तर्क। देखो, यूरोपीय लोगों का ये मानना था, जो मूल निवासी है ना, उन्हें अपनी जमीन का यूज करना नहीं आता, उन्हें ढंग से रहना नहीं आता, उन्हें ढंग से खाना पीना नहीं आता, मतलब वो सभ्य नहीं है, उन्हें कुछ भी करना नहीं आता और उनमें दिमाग ही नहीं है एक तरीके से। अब ये मान रहे कि उनको अपनी जमीन का यूज करना नहीं आता है, तो इसलिए उनके पास उतनी जमीन होनी ही नहीं चाहिए। ये तर्क देकर उन्होंने उनकी जमीन से उन्हें भगा दिया था। उन्हें आलसी कहा गया, उन्हें बाजार के लिए अयोग्य कहा गया और यूरोपीय ढंग की सभ्यता में रुचिहीन बताया गया। मतलब उन्हें यूरोप की जो सभ्यता, उसकी जो रहन सहन है, उसमें उन्हें इंटरेस्ट भी नहीं, ये कहकर उन्हें नीचा दिखाया गया। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। देखो, खेलने के लिए प्रेजी को साफ किया गया और जंगली भैंसों को समाप्त कर दिया गया। एक फ्रांसीसी आंदोलक ने एक टिप्पणी की है कि जैसे आदिम जानवर मिटाए जा रहे हैं, वैसे ही आदिम मनुष्य भी लुप्त हो जाएगी। आदिम मतलब बहुत पुराने एक तरीके से जो जानवर है, वो जैसे जैसे खत्म होते जा रहे हैं, उसी तरीके से मनुष्य भी जो है एक तरीके से धीरे धीरे करते करते खत्म से हो जाएंगी। खनिज मिलने पर भी देखिए, तो मूल निवासी को जो उनको जमीन दी जाती थी, कभी कभार वहां पे अगर कोई खनिज मिल गया, सीसा, सोना, तेल या कोई धातु मिल गई, तो उनसे उस ज़मीन को भी छीन लिया जाता और उन्हें उस ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता है, मतलब उन्हें भगा दिया जाता था। और वहाँ पे जो संसाधन मिले हैं, जो खनिज मिले हैं, वो वहाँ से निकाल लिया जाता था। कई समूहों को एक ही ज़मीन पर रहने के लिए मजबूर किया गया, जिससे आपसी झगड़े भी शुरू हो गए थे। तो वो जो मूल निवासी थे ना, उन्हें छोटे-छोटे इलाकों में क्या कर दिया था कि शिफ्ट कर दिया जाता कि आप यहीं पे रहिए, आप मूल जो निवासी है वो यहाँ पे रहेंगे, जो कुछ मूल निवासी है वो यहाँ पे रहेंगे। तो ये जो मूल निवासी को एक ही जगह पे फिक्स कर दिया गया था, स्थायी रूप से रहने के लिए जगह दे दी गई थी, इसे ही रिजर्वेशन कहा गया था। ये ज़मीनें अक्सर ऐसी होती थी जिनसे उनका कोई पूर्व सांस्कृतिक या ऐतिहासिक रिश्ता नहीं, मतलब कोई भी भूमि जो है, जिन्हें जानते भी नहीं पहचाने नहीं, ऐसी भूमि पर इन्हें बसा दिया गया था। अब प्रतिरोध और विद्रोह। देखो, मूल निवासियों ने अपनी जमीन के लिए संघर्ष किया, उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। 1865 से 1890 तक अमेरिकी सेना ने कई विद्रोह को दबाया। वहीं कनाडा में 1869 से 1885 के बीच मेटिसों ने सशस्त्र विद्रोह किए, लेकिन अंततः वो लोग हारे। तो मूल निवासी इतने इतने शक्तिशाली तो थे नहीं कि वो लोग इन यूरोपीय लोगों को हरा सके, और इन्होंने जितना भी विद्रोह करा, एक टाइम पर आके ये लोग खत्म हो गए थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गोल्ड रश, उद्योग की वृद्धि। अब ये गोल्ड रश की शुरुआत देखो 1840 के दशक में क्या होता है। 1840 का दशक मतलब 1840 से लेकर 50 तक। ठीक है, 1840 के दशक में क्या होता है, अमेरिका के फेमस नगर कैलिफोर्निया, इस राज्य के अंदर क्या होता है, सोने के संकेत मिलते हैं। मतलब वहाँ पे ऐसे संकेत मिलता है कि यहाँ पे सोना, यहाँ पे बहुत सारा सोना है। ये जो सोने के संकेत मिले, इसी को गोल्ड रश का नाम दिया गया। जिसमें क्या हुआ, हजारों की संख्या में यूरोपीय लोग जो है वो अमेरिका आने लग गए कि यहाँ पे हमें बहुत सारा सोना मिलेगा, हम यहाँ पे खुदाइयाँ करेंगे, यहाँ से सोना निकालेंगे। इस तरह की चीजें यहाँ पे घटित हुई, क्योंकि जो यूरोपीय लोग थे वो चाहते थे कि हम चुटकियों में अमीर बन जाए, हमें बहुत सारा पैसा मिल जाए, ऐसा वो लोग चाहते थे। और इससे क्या हुआ, इससे अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी, अमेरिका का जो समाज था, इस पे भी काफी इफेक्ट पड़ा था। अब इससे रेलवे निर्माण भी हुई। तो गोल्ड रश के चलते क्या हुआ, महाद्वीप के अंदर परिवहन परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए एक अच्छा ट्रांसपोर्ट चाहिए था। तो उसके लिए इन्होंने, यूरोप के लोगों ने रेलवे लाइन बिछाना चालू कर दी। रेलवे का निर्माण इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब रेलवे लाइन बिछाने के लिए मजदूर तो चाहिए ही चाहिए। तो भी मजदूरों कहाँ से, तो हजारों की संख्या में चीनी जो मजदूर थे, जो श्रमिक थे, वो लेकर आए गए। उनके द्वारा रेलवे लाइन का निर्माण कराया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1870 में रेलवे बनी और कनाडा में 1885 में जाके रेलवे लाइन पूरी तरीके से बन गई थी। और इससे क्या हुआ, जो औद्योगिक क्षेत्र थे, जहाँ पे उद्योग हुआ करता था, उन सारी चीजों को आपस में कनेक्ट किया गया। तो औद्योगिक विकास। देखो, एक व्यक्ति है एंड्रयू कार्नेगी। ये जो व्यक्ति है ना, ये अमेरिका का सबसे पहला करोड़पति व्यक्ति है, जो स्कॉटलैंड से आया था। उस व्यक्ति ने बस इसके लिए ये बताया, जो अमेरिका के अंदर औद्योगिक क्रांति हो रही है, औद्योगिक प्रगति हो रही है, जैसे नई नई फैक्ट्रियां लगाई जा रही है, नए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं, ये इस चीज की तुलना उसने एक एक्सप्रेस से की। जैसे एक्सप्रेस ट्रेन होती है ना, कितनी तेजी से चलती है, बहुत तेजी से चलती है। तो अमेरिका के अंदर भी जो औद्योगिक विकास हो रहा था ना, ये भी काफी तेजी से हो रहा था। ये जो लाइन इसने कही, जो वक्तव्य में उसने कहा, बेसिकली इस चीज को दर्शा रही है कि अमेरिका जो है कितनी तेजी से अब डेवलप होता जा रहा है, और जो दूसरे देश है वो, उनकी जो विकास की गति है वो काफी धीमी हो गई है। देखो, इंग्लैंड के अंदर जो किसान हुआ करते थे, छोटे मोटे किसान हुआ करते थे, जिनके पास ज्यादा भूमि नहीं हुआ करती थी, उन्हें उनकी जमीनों से भगा दिया गया था। अब अपना जीवन जीने के लिए उन्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो वो लोग मजदूर बन गए, मजदूरी करने लगे थे। और इसके अपोजिट जो अमेरिका था, वहां पे तो भाई औद्योगिक क्रांति सी हो गई थी, वहां पे उद्योगों का विकास हो रहा था, नई नई फैक्ट्रियां लग रही थी, जिससे अमेरिका काफी फला फूला, काफी विकसित हुआ, काफी डेवलप हुआ। यहाँ रेलवे बनाने के लिए जो चीजें होती है उनका निर्माण होने लग गया। खेती करने के लिए जो जिन चीजों की जरूरत होती है, उन सब चीजों का भी यहाँ पे निर्माण होने लगे, यहाँ पे वो चीजें बनने लगी, जिसके जरिए खेती बाड़ी जो है, खेती करना काफी आसान बन गई थी, काफी ईजी हो गई थी। देखो, अब आर्थिक परिवर्तन। तो 1860 तक क्या होता है, जो अमेरिका था हमारा, ये काफी अविकसित तक, मतलब डेवलप नहीं था पूरी तरीके से।
पर जो 1890 के बाद क्या होता है, काफी डेवलप हो जाता है, काफी विकसित हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उद्योग लगने लगे थे, यहाँ पे काफी फैक्ट्रियां लगने लगी थी, यहाँ पे रेलवे लाइन दिख चुकी थी, जिस कारण से ये काफी डेवलप हो जाता है और एक बहुत बड़ी औद्योगिक शक्ति बनकर उभरता है। यहाँ पे बहुत सारी संख्याओं में कारखाने लगाए जाते हैं, फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, शहरों के अंदर भी उद्योगों का विकास किया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे ये जो देश है काफी आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत बन जाता है। ज्यादा से ज्यादा खेती करने के लिए यहाँ पे जंगलों को साफ कर दिया जाता है, ताकि ज्यादा संख्या में खेती हो सके। और जो जंगली भैंस हुआ करती थी, वो भी पूरी तरीके से, मतलब एक तरीके से खत्म सी हो गई थी, मतलब ना के बराबर यहाँ पे जंगली भैंसें बची थी। इससे वहाँ के जो मूल निवासी थे, वहाँ की जो शिकारी की परंपरा थी, मतलब जो शिकार किया करते थे, वो खत्म सी हो गई थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बदलाव की लहर। देखो 19 के 20 तक आते आते भी अमेरिका और जब कनाडा के जो मूल निवासी हुआ करते थे, उनकी हालत में मतलब कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। अभी भी उन लोगों को कोई अधिकार नहीं थे। जो बाहर से लोग आके बसे थे, उन्हीं का सब कुछ, उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए गए थे। पर जो मूल निवासी थे वहाँ के, जो पहले से रहते आ रहे लोग थे, उनको कोई भी अधिकार नहीं दिए गए थे। वो अभी भी बहुत ही कठिन परिस्थिति में रह रहे थे। मतलब वो लोग एक तरीके से अन्य लोगों से कट के रह रहे थे। जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी, उन लोगों से कट के रह रहे थे। अब 1928 में एक सर्वेक्षण होता है, जिसका नाम है दी प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये सर्वेक्षण किसके नेतृत्व में हुआ था? लेवाइस मेरियम के नेतृत्व में। ठीक है, आप इनका नाम याद रखना, कभी कभार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। तो इनके नेतृत्व में बेसिकली ये जो सर्वेक्षण है वो होता है, और इस सर्वेक्षण के अंदर में बेसिकली ये पता लगता है कि मूल निवासियों की जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उन चीजों के बारे में हमें इसके अंदर पता लगता है कि वो किस तरीके से, उनकी स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो कितनी गंभीर हैं, कितनी कम है। उन लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, उनकी पढ़ाई लिखाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इन सब चीजों के बारे में इस सर्वेक्षण के अंदर बताया गया था। इसके अंदर रिजर्वेशन की दयनीय स्थिति को भी दिखाया गया था। देखो रिजर्वेशन का मैंने आपको मतलब बताया था अभी पर ही, जहाँ पे मूल निवासी बेसिकली रहा करते थे। ठीक है, उस जगह हम रिजर्वेशन कहा करते थे। अब ये जनता की सहानुभूति देखो, इस अब ये जो रिपोर्ट है, सभी लोग इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, सर्वेक्षण के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे मूल निवासियों के साथ कितना गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो ये जो अमेरिकी लोग थे, जो गोरे अमेरिकी लोग थे, उनके अंदर भी भावना जागने लगी कि मूल निवासियों के साथ ये बहुत ही गलत हो रहा है, और इसके लिए हमारी सरकार को, हम लोगों को कुछ करना चाहिए। क्योंकि इन लोगों ने उनकी संस्कृति को निभाने से उन्हें रोका है, उनके जो अधिकार है, जो उनकी नागरिकता के अधिकार है, उन सब चीजों से भी इन्हें रोका गया है, जो उनके साथ काफी गलत किया गया है। 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, देखो जो कानून लेकर आया गया, बेसिकली ये कानून मूल निवासियों को कुछ अधिकार देता था, जिससे वो अपना विकास कर सकते थे। जैसे कि रिजर्वेशन में जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार, मतलब रिजर्वेशन के अंदर एक पक्की जमीन खरीद सकते थे, उन्हें लोन लेने का अधिकार दिया गया था। ये एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परिवर्तन था, एक चेंजेस था, जो उनके विकास में, उनके आत्मनिर्भर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता था। 1950 से 60 का दशक, देखो 1950 से 60 के दशक में क्या होता है, जो अमेरिका की सरकार थी, कनाडा की सरकार थी, ये इन सरकारों ने सोचा कि जो मूल निवासी को हमने अधिकार दिए हैं, जो राइट्स दिए हैं, उनको खत्म कर देना चाहिए। क्यों खत्म कर देना चाहिए? ताकि इन अधिकारों को खत्म कर कर इन लोगों को, जो यूरोप के लोग थे, उनके साथ, उनकी संस्कृति के साथ जोड़ सके, उनके साथ मिला सके। और जो मूल निवासी थे वो इसको सही नहीं मानते थे। उनका मानना था कि हमें नहीं मिलना आपके साथ, हम अलग रहना चाहते हैं। वो इस विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सरकार इनका ये अधिकार खत्म कर देगी तो फिर से इनके साथ बहुत ही खराब व्यवहार करेगी, गलत व्यवहार करेगी, और इतने समय बाद इन्हें अधिकार मिले हैं, तो वो इन सब चीजों से डर रहे थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वे अपनी संस्कृति से, अपनी पहचान और भी परंपराओं से बिल्कुल भी समझौता अब नहीं कर सकते हैं। और विशेषकर जो उन्हें अब नए अधिकार दिए गए थे, जमीनों को खरीदने बेचने के, लोन लेने के, उन अधिकारों को तो बिल्कुल भी खत्म होना नहीं देना चाहते थे। 1954 का डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स, इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें थी। देखो अनेक मूल निवासियों ने एक घोषणा की थी कि वे अमेरिका की जो नागरिकता है वो उसे तभी स्वीकार करेंगे, तभी मानेंगे, जब उनकी जो मूल निवासियों की जो कुछ शर्तें हैं, कुछ उनको माना जाएगा। और इनकी जो सबसे मुख्य शर्त थी वो यही थी कि जो रिजर्वेशन इन्हें दिया गया था वो बना रहे, उसे बिल्कुल भी खत्म ना किया जाए, और जो उनकी संस्कृति है उसकी स्वतंत्रता भी काफी बनी रहे। अब कनाडा की स्थिति देखो, 1969 में कनाडा की सरकारों ने यह घोषणा की कि वे आदिवासी अधिकारों को नहीं मानेगी। जो आदिवासी को जो अधिकार उन्हें दिए गए थे, उन चीजों को वो नहीं मानेगी। इन सरकारों ने साफ साफ ऐसा कह दिया। अब इसके बदले में जो मूल निवासी थे, अब उनमें भी इतनी बुद्धि आ गई, तो उन्होंने समझा अपने अधिकारों के प्रति। सारे मूल निवासी जो थे वो सारे इकट्ठा हुए, सारे आपस में मिल गए, और उन लोगों ने सरकार के विरुद्ध ही आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने बहुत ही प्रदर्शन करा, बहुत ही वाद विवाद हुआ सरकार के खिलाफ। मतलब बहुत ही, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रदर्शन कर दिया था। अब 1982 में क्या होता है, संवैधानिक मान्यता। देखो इतना उन्होंने संघर्ष करा, इतना उन्होंने प्रदर्शन करा, इतना आंदोलन करा,
उसके बाद 1982 में कनाडा के संविधान में एक नई चीज को जोड़ा गया, जिसमें उन्होंने आदिवासी को जो अधिकार थे, मूल्यवासी को जो अधिकार थे, वो जो चीजें चाहते थे, उन सब चीजों को उन्होंने मान्यता दे दी। हालांकि ऐसे बहुत सारे अधिकार आज भी हैं जिन पे आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिन पे निर्णय लेना आज भी बाकी है। देखो आज के समय जो मूल्यवासी हैं वो अपने अधिकारों को लेकर काफी जागरूक है, क्योंकि अब उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, तो जिस कारण से वो अपने अधिकारों के प्रति आज के समय में काफी जागरूक है। पर जो पहले के मूल्यवासी थे, 18वीं सदी के आसपास के जो मूल्यवासी थे, अब वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतने विकसित नहीं थे, इतने डेवलप नहीं थे कि वो अपने अधिकारों के प्रति ढंग से जागरूक रह पाए। उन्हें कुछ पता ही नहीं था अपने अधिकारों के बारे में। और जो आज के मूल्यवासी हैं वो विशेष रूप से स्पेशली कनाडा में वे अपनी पवित्र भूमि और जो उनकी सांस्कृतिक अधिकार है उसको लेके आज तक दावा कर रहे हैं, और जो उनके पूर्वज 1880 के दशक में नहीं कर पाए थे, उन चीजों को लेकर वो आज भी आंदोलन, आज भी प्रदर्शन करते आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप है, इसके अंदर बहुत सारे देश है, और यहाँ पे जो मानव का इतिहास है, जो मानव यहाँ पे आगे रहने लगे थे, वो बहुत पुराना है। लगभग लगभग कब तक का 40,000 वर्ष पुराना है। यहाँ पर 40,000 वर्ष पहले से यहाँ पे मानव रहते आ रहे हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? एबरिजिनीज। इस नाम से प्रारंभिक मनुष्य को जो 40,000 पहले यहाँ पे अगर रहे होंगे उनको जाना जाता था। ठीक है, जो न्यू गिनी से भू सेतु के माध्यम से यहाँ पर आके ऑस्ट्रेलिया के अंदर आकर बसे थे। ठीक है, पर जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं उनका मानना यही है कि हम यहाँ पहले से ही रहते आ रहे हैं, हम कहीं और से आकर नहीं बसे हैं। उनकी जो सांस्कृतिक मान्यता है उसमें स्वप्न काल का एक बहुत महत्व होता है, जो अतीत और जो वर्तमान की सीमा है उन्हें मिटा देता है। तो 18वीं सदी के खत्म होते होते तक अंत तक क्या होता है, यहाँ पे 350 से 750 तक के आदिवासी समुदाय हुआ करते थे। मतलब वैसे एक समुदाय में बहुत सारे लोग रहा करते थे, इस तरह की कम से कम 350 से लेकर लगभग लगभग 750 तक के समुदाय यहाँ पर हुआ करते थे, जिसमें हर समुदाय की अपनी अपनी भाषा हुआ करती थी। तो यहाँ पे लगभग लगभग आज के समय भी यहाँ पे 200 भाषाएं बोली जाती है। देखो एक समूह है टॉरस स्ट्रेस टापुवासी। ये एक बहुत बड़ा समूह है, जिन्हें एबोरिजिनल नहीं माना जाता, क्योंकि ये जो है एक अलग नस्ल के थे। आपको बस इस समूह का नाम याद रखना है। ठीक है, देखो 2005 तक क्या होता है, सभी मूलवासियों की जो जनसंख्या थी, कुल जनसंख्या थी, टोटल आबादी थी, वो यहाँ की कुल आबादी की 2.4% हुआ करती थी। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है ना, वो बहुत फैलाव में बसी हुई है। यहाँ पे जो ज्यादातर जो आसपास के जो शहर है ना, वो ज्यादातर समुद्र के आसपास ही बसे हुए हैं, जिस कारण से क्या होता है, यहाँ पर जो बसावट है, जो लोगों का रहना है, वो काफी मुश्किल होता हुआ करता था। जो ब्रिटिश लोग थे वो कब आते हैं यहाँ पे सबसे पहले? 1770 में। देखो वो कैप्टन कुक जो यूरोप के थे और उनके साथियों द्वारा सबसे पहले वो लोग यहाँ पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ कैसे व्यवहार रखते हैं? एकदम दोस्ताना व्यवहार, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखते हैं, जो यहाँ के मूल्यवासी हुआ करते थे। तो यूरोप के लोग सोचते थे कि ये जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं काफी अच्छे लोग हैं, काफी मैत्रीपूर्ण उनका व्यवहार है। पर बाद में क्या होता है, जो कैप्टन कुक की हत्या कर दी जाती है इन मूल्यवासियों द्वारा, इन ऑस्ट्रेलियाई लोग द्वारा, तो उसके बाद से जो यूरोप के लोग थे इनके मन में एक अलग नजरिया बन जाता है लोगों को लेकर कि किस तरीके के लोग हैं। और उसके बाद इन अंग्रेजों ने, इन लोगों ने जो कहर सा ढाया, मतलब पूरे ऑस्ट्रेलिया को अपने कब्जे में कर लिया, अपने वेश बना लिया अपना, इन सब चीजों को फिर वो सही बताते हैं। तो जो यूरोप के लोग स्टार्टिंग में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर आगे बसने लगे, आगे रहने लगे, तब ये आदिवासी जो लोग थे ना, इसे एक समझते थे कि कोई बात नहीं है, तो आके बस यहाँ पे बस रहे, इससे कोई खतरा नहीं है, हमें इससे किसी चीज से खतरा नहीं है। पर जब 19वीं 20वीं सदी में इन यूरोपीय लोगों द्वारा जब इन मूल्यवासियों की भूमि छीनी गई, यहाँ पे इनसे युद्ध लड़ा गया, इन लोगों को मारा गया, इन लोगों को परेशान किया गया, तो इससे क्या हो गया, यहाँ पे जो मूल्यवासी थे उनकी संख्या 90% तक कम हो गई। अब कितने बचे? सिर्फ 10% लोग ही यहाँ पे मूल्यवासी बचे थे। बाकी जो और कौन थे, जो अन्य यूरोप से या फिर अन्य जगहों से आकर यहाँ पे बसे थे। और ऐसी स्थिति हमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में भी देखने को मिली थी। तो ब्रिटिश कैदी और किसी विस्तार, देखो ब्रिटिशों ने अमेरिका की तरह ऑस्ट्रेलिया में क्या करते हैं, वो लोग अपने यहाँ से कैदी थे जिन्हें उन्होंने पकड़ के रखा था, उन लोगों को यहाँ पे बसाने लगे कि अब आप लोग ऑस्ट्रेलिया में रहिए, यहाँ पे आपको अपनी सजा जो अपनी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर काटनी पड़ेगी, अमेरिका के अंदर काटनी पड़ेगी। इन लोगों को यहाँ पर फंसाया जाने लगा। जब उनकी सजा पूरी भी हो जाती थी, कंप्लीट भी हो जाती थी, उसके बाद भी वो लोग अपने देश ब्रिटेन में नहीं जा सकते थे, क्योंकि उन्हें इन जगहों पे इसी शर्त पे बसाया गया था कि आपको अब कभी भी ब्रिटेन जाने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अब ये जो लोग थे यहाँ पे बसने लगे, यहाँ पे रहने लगे, इन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दी, और जो मूल निवासी की जमीन ऊपर दी थी उन जमीनों से उन्हें भगाना स्टार्ट कर दिया और वहां पर अपना कंट्रोल ले लिया। देखो जो ऑस्ट्रेलिया था ना, उसका जो आर्थिक विकास था वो जितनी तेजी से अमेरिका को हो रहा था उतना तेज नहीं था। देखो अमेरिका के अंदर उद्योगों को लगाया गया था, उद्योगों का विकास किया गया था, रेलवे लाइन बिछाई गई थी, जिससे उसका विकास काफी तेजी से हो पाया था। पर जो ऑस्ट्रेलिया था ना, इसका विकास इतनी तेजी से नहीं हुआ था, काफी धीमा विकास इसका हो रहा था। यहाँ पे भेड़ों के बड़े फार्म, खनन, अंगूर की खेती, गेहूं उत्पादन धीरे धीरे यहाँ पे डेवलप
हो रही थी। इन गतिविधियों के जरिए क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया की जो समृद्धि है उसको स्टार्ट किया गया था। देखो, राजधानी के लिए सबसे पहले जो नाम प्रस्तावित किया गया था वो था बोल मीट गोल्ड। कब किया गया था? और ये 1911 में, जिसे बाद में स्थानीय सब कैमरा से बदल दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा श्रम व्यवस्था और नस्लीय नीति। देखो, जो मूल निवासी हुआ करते थे ना, उन्हें एक तरीके से गुलाम सा बना लिया गया था। तो उन्हें इस तरीके से काम करवाया जाता था, इतने कठिन रूप से काम कराया जाता कि मतलब उनको मतलब खाना नहीं दिया जा रहा, पहने कपड़े नहीं दिए जा रहे, उनसे 15-15 घंटे 16-16 घंटे काम करवाया जा रहा है। इस तरीके से उनसे काम कराया जाता था। एक तरीके से कहते हो जो दास प्रथा थी ना, जो गुलाम वाली व्यवस्था थी, वही दोबारा से यहाँ पे स्टार्ट सी कर दी गई थी। बाद में चीनी अप्रवासी सस्ते श्रमिकों के रूप में, मतलब जो चीन के जो मजदूर हुआ करते थे वो दूसरे देशों में जाने लग गए, वहां पे मजदूरी करने लग गए और काफी सस्ते दाम में वो लोग काम किया करते थे। जैसे अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ था, जब वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाने के लिए स्टार्ट किया गया था, तब वहाँ पे भी मजदूर जो कहाँ से आए थे, चीन से ही आए थे। लेकिन जो रंग-भेद था, मतलब जो काले गोरे को लेकर जो रंग-भेद था, उसके चलते क्या हुआ, दोनों देशों ने चीन के जो मजदूर थे, उन पे प्रतिबंध लगा दिया कि अब आप लोग हमारे यहाँ नहीं आ सकते। और 1974 तक क्या था, यहाँ पे जो गैर गोरे लोग थे, जो गोरे नहीं थे, उनको बाहर रखने की एक नीति भी यहाँ पे चलाई गई थी। मतलब सिर्फ गोरे लोगों को यहाँ पर आने की अनुमति थी और उसके अलावा जो अन्य लोग थे उन्हें यहाँ पे आने की अनुमति नहीं थी। अब देखो, एक बंदा था हेनरी रेनल्ड्स, इसकी पुस्तक के बारे में जानना है। देखो, इनकी पुस्तक का नाम था व्हाई वरंट वी टोल्ड। इस पुस्तक में बेसिकली उन्हें ये सवाल होता है कि कैप्टन कुक की खोज से पहले भी कोई इतिहास था ऑस्ट्रेलिया का, हमें ये चीज क्यों नहीं बताई गई है। जो कैप्टन कुक है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी खोजा होगा, उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया जाने का जो रास्ता उसी तो खोजा होगा। उस रास्ते को खोजने से पहले भी ऑस्ट्रेलिया का इतिहास जो है वो तो रहा ही होगा। तो इस चीज के बारे में लोगों को क्यों नहीं बताया गया, वो ये चीज पूछना चाह रहे थे। ये जो उनका सवाल था, ये औपनिवेशिक इतिहास के एक तरफा दृष्टिकोण की तीव्र आलोचना करता है। अब संस्थागत प्रयास देखो, विश्वविद्यालय में मूल निवासियों की संस्कृतियों के अध्ययन हेतु विभाग खोले गए। अब उन विभागों के अंदर मूल निवासियों के बारे में पढ़ाया जाने लगा, उनकी संस्कृति के बारे में बताया जाने लगा। आर्ट गैलरीज और संग्रहालय में उनकी कला और संस्कृति की विरासतों को सम्मानपूर्वक रखा गया, जहाँ पे हम उनकी कपड़े, उनकी चीजें, ये सब देख सकते थे इन म्यूजियम के अंदर। देखो, प्रयास समय रहते तब बहुत सारी चीजें इसमें स्टार्ट कर दी गई थी कि जिसके द्वारा मूल निवासियों को भूल ना जाए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी संस्कृति को भूल चुके थे। और अगर हम इन अध्ययनों को ना करें, इन मूल निवासियों के बारे में ना जाने, तो इससे क्या हुआ, उनके बारे में हम सारी चीजें बुला देंगे। नेक्स्ट हमारा बहुसंस्कृतिवाद नीति 1974। देखो, इस नीति के जरिए क्या होता है, 1974 के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये नीति अपनाई गई थी, इस नीति के तहत जो मूल निवासी लोग थे और जो अन्य अप्रवासी लोग थे, जो अन्य जगहों से आगे फंस गए थे, उन लोगों को समान संरक्षण देने का वादा किया गया था। और जब 1970 के दशक में जो बड़े-बड़े मंच थे, वैश्विक जो मंच थे, जहाँ पे 8 देशों की बात सुनी कही जाती थी, उन मंचों पे जब मानव अधिकारों की बात की गई, मानव अधिकार मतलब जो सब मानव को कुछ अधिकार होने चाहिए, उन अधिकारों की जब इसमें बात की गई, तब ऑस्ट्रेलियाई समाज को एहसास हुआ कि अन्य देशों के विपरीत उन्होंने मूल निवासियों से भूमि अधिग्रहण हेतु कोई संधि नहीं की थी। तो 1970 के दशक में क्या होता है, जब वैश्विक मंच, जो वर्ल्ड लेवल के जो मंच हुआ करते थे, जहाँ पर सभी देश आपस में आके बात किया करते थे, उन मंचों पर जब मानव अधिकारों की बात की गई, मानव अधिकार मतलब जो मानव से रिलेटेड कुछ अधिकार होते हैं, जो सभी मानव को प्राप्त होते हैं, उन अधिकारों की जब बात की जाने लगी, तब ऑस्ट्रेलिया समाज को ये लगा कि जो अन्य देशों की तुलना में उन्होंने जो मूल निवासी होते थे, उनके साथ जो उन्होंने भूमि ली है, भूमि जो कब्जा अपने कर ली है यूरोप के लोगों ने, उसके लिए उन्होंने कोई संधि नहीं की है। ये जो जमीनें हुआ करती थी, इन्हें टेरर न्यूलेस माना गया। मतलब टेरर न्यूलेस का सिंपली मीनिंग होता है जो किसी की नहीं है, ऐसी जमीनें इन्हें माना जाने लगा। तो जो मूल निवासी वाले बच्चे हुआ करते थे, उनको उनके परिवारों से छीन लिया गया था और इसे क्या कहा गया था, स्टोलन जनरेशन, इस नाम से इसे बताया गया। ये जो चीज हुई, उनके परिवार से उन बच्चों को जो छीना गया, ये काफी पीड़ादायक था, काफी दुख भरा था। और इस चीज के ऊपर काफी लंबे समय तक किसी ने भी गौर भी नहीं किया, इस चीज को काफी अनदेखा किया गया। अब जब लोगों ने आंदोलन स्टार्ट कर दिए, लोगों ने प्रदर्शन स्टार्ट कर दिए, तो सरकार ने दो बहुत बड़े कदम उठाए। पहला कदम तो उन्होंने ये उठाया कि जो मूल निवासियों की जो पवित्र जमीनें हैं, उन जमीनों को कानूनी और सामाजिक मान्यता दी गई। और जो इन बच्चों के साथ हुआ अन्याय हुआ था, इनको उनके परिवार से छीन लिया गया था, इन सब चीजों के लिए उन्होंने, सरकार ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। ये आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। और इन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल में मिल जाएगी। आप वहां से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।